नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं ओम ढाल आपका विज्ञान गुरु पीक इंस्टीट्यूट के इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं कि आप सभी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज धातु और अधातु वाले पाठ का अंतिम वीडियो मैं बना रहा हूं। कभी कभी सोचता हूं कि यार 10-15 मिनट के वीडियो के अंदर 7-8 वीडियो हद होते हैं और पाठ पूरा हो जाता है। इसका मतलब है अगर कोई बच्चा 1 घंटे टिक करके सारे वीडियो देख ले तो उसका वो पाठ तैयार हो जाता है। वीडियो देखो, उसके बाद में बुक से पढ़ो, छोटे क्वेश्चन रिवाइज़ करो, आपके नंबर अच्छे आएंगे। आइए मैं अब आपको आज के इस वीडियो के बारे में बता दूं कि आज हम कौन सा टॉपिक पूरा करने वाले हैं। आज का ये टॉपिक भी विज्ञान के पूर्व ज्ञान पर आधारित है और मैं ये कहूँगा आज का टॉपिक बड़ा आसान है। ये इतना ज़्यादा आसान है कि पढ़ाने में भी बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं लगता कि यार कोई टफ़ टॉपिक है, मज़ा आएगा। इजी है, बच्चे आराम से समझेंगे। जब पेपर बनाया जाता है तो उसके अंदर अलग से दैनिक जीवन में उपयोग के विज्ञान के कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हम रोज़मर्रा के जीवन में देखते हैं। आज का टॉपिक वही वाला टॉपिक है जो आपको ईजी और आसानी से नंबर दिलवाएगा। रेडी टू ईट है ये, तो हल्का नहीं है पढ़ना इसको, लेकिन कठिन नहीं है। आराम से सुनो। तो अपनी कमर की पेटी बांध लो, उड़ान भरने के लिए तैयार। आओ सीखना शुरू करते हैं। बच्चों, आज का जो टॉपिक है उसका नाम है संक्षारण। इंग्लिश में कहते हैं इसको कोरोजन। क्या होता है देखिए, हम पाठ ही पढ़ रहे हैं धातुओं के बारे में। धातुएं वायुमंडल की वायु, नमी, जल और अम्लीय तथा क्षारीय पदार्थों से क्रिया करके अपनी मूल गुणों को खो देती है। मूल गुण क्या थे? उनकी कठोरता, उनकी मजबूती, उनकी चमक सतह पर। तो जब कोई भी धातु वायुमंडल के अंदर मौजूद घटकों से क्रिया करके अपने मूल गुण खो देती है तो उसे संक्षारण कहते हैं। जैसे कि लोहे का दरवाज़ा है या लोहे का चाकू है, कोई भी सामान पड़ा है, बड़े बड़े गाटर भी होते हैं लोहे के, अगर वो कई वर्षों तक बाहर पड़े हैं तो धीरे धीरे जंग खा करके गल जाते हैं। तो बिल्कुल लोहे पर जंग लगना संक्षारण है। कई बार हम चांदी के गहने खरीदते हैं, जब खरीदते हैं तो बड़े चमकते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो काली पड़ जाती है रंग उसकी। बिल्कुल चांदी की सतह का काली पड़ना भी संक्षारण है। तांबे के जो तार होते हैं या तांबे के बर्तन होते हैं, वो तांबे के बर्तन शुरू में तो चमकते एकदम बड़े सुंदर से, बाद में उनका रंग काला पड़ने लग जाता है या गहरा नीला हो जाता है, वो भी संक्षारण है। तो धातुएं अपनी मूल चमक खो देती है और अपने गुणधर्म भी। लोहा तो धीरे धीरे पूरा जंगी हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। यही संक्षारण है बच्चों। अब संक्षारण इंसानों के लिए बड़ी समस्या है। हर वर्ष हज़ारों करोड़ों रुपए संक्षारण की वजह से बर्बाद जाते हैं। जैसे आपके घर में कार या बाइक भी है तो लोहे के जो पार्ट्स हैं ना, वो पानी लगने की वजह से धीरे धीरे गल जाते हैं। आप सभी के घर में अगर लोहे का कूलर है तो आप गौर करना, जब अभी तो गर्मियां हैं तो वो कूलर काम में आ रहे हैं, जैसे ही मान लो अक्टूबर आएगा और कूलर की आवश्यकता नहीं रहेगी तो पिताजी आपके उन कूलर को साफ़ करके अंदर ऑयल पेंट लगा करके फिर रखते हैं सूखी जगह। वो अगर नहीं रखा है तो आप अगले सीज़न में जब कूलर निकालोगे ना लोहे वाले, तो वो काम लेने लायक नहीं रहते, वो सारे गल जाते हैं साहब। तो इसका मतलब है कि लोहे के बड़े बड़े जहाज़, प्लेन, गाड़ियाँ, उपकरण, ये सभी जो है ना वो हर साल जंगाल कबाड़ हो जाता है। और आपने देखा होगा कि जब कबाड़ी वाला आता है घर में तो वो सबसे पहले यही कहता है, लोहे का कोई रद्दी सामान है तो जंग लगी चीज़ें लेते हैं वो सभी, और रिसाइकिल होता रहता है। अच्छी बात है, धन्यवाद है उनको, कबाड़ी वालों को, जो हमारे इस पूरे देश का, इस पूरी दुनिया का कचरा इकट्ठा करते हैं और उन चीज़ों को रिसाइकिल करते हैं। ये एक बहुत बड़ा मार्केट है और ये हमारे लिए अच्छा है, धरती माँ के लिए अच्छा है, क्योंकि वो प्लास्टिक, पॉलीथीन, लोहा, ये सभी चीज़ें वापस रिसाइकिल कर रहे हैं। पुरानी चीज़ें बाज़ार से उठा करके वापस फैक्ट्री में नहीं बनाते हैं और वापस बाज़ार में उपलब्ध करवाते हैं। अब आइए, संक्षारण से बचाव के क्या उपाय है, मतलब हम ऐसा क्या करें कि हमारी जो चीज़ें हैं, लोहा है, चांदी है, ये संक्षारित ही ना हो, खराब ना हो। देखो, संक्षारण को पूरी तरह रोकना तो नामुमकिन है, क्योंकि
हमारे गुरु कहा करते थे दैट रस्ट इज़ लाइक कैंसर। जंग जो है वो कैंसर की तरह होता है। जैसे आपकी कार है, ऊपर पेंट किया हुआ है, लेकिन उसके नीचे अगर जंग लगना शुरू हो गया तो धीरे धीरे फैलेगा। जैसे बॉडी में कैंसर लगना शुरू हो गया तो वो धीरे धीरे आगे फैलता है। जंग भी कुछ ऐसा होता है, या तो उस इलाके को काट के निकाल दिया जाए और नया वहाँ पर लोहे का कोई पार्ट लगा करके वेल्ड करके और फिर बाद में कलर किया जाए। एक बार अगर जंग लगना शुरू हो गया तो फिर वो बढ़ेगा आगे, रुकेगा नहीं वो। तो इसका मतलब है जंग को लगने से रोकना तो नामुमकिन जैसा है, पर हाँ कुछ हद तक आप इसको डिले कर सकते हो, कम कर सकते हो। जो प्रक्रिया 1 साल में होने वाली है वो 10 साल तक ले जा सकते हो। यही हमारा मेन उद्देश्य होता है। तो अब हम ऐसा क्या करें कि लोहे की जंग लगने की प्रक्रिया जो है वो धीमी हो जाए। देखो प्यारे बच्चों, लोहे पर आप ऑयल पेंट कर सकते हैं, रंग या पेंट, खास करके ऑयल पेंट ही कहेंगे, कुछ जगह रबड़ पेंट, प्लास्टिक पेंट, ये भी काम में लिए जाते हैं। तो लोहे पर ये पेंट कर देने से क्या होता है, देखिए लोहे पर जंग लगती है हवा और पानी के संपर्क में आने पर। अगर लोहे की सतह पूरी तरीके से कवर हो जाए, जैसे आप लेमिनेशन कराते हैं ना मोबाइल पे, वैसे अगर उस पर लेमिनेट हो जाए तो अब बाहर हवा और पानी कितना भी पड़े उसकी सतह पर टच नहीं होगा, और सतह पर टच नहीं होगा तो वहाँ पर अभिक्रिया शुरू नहीं होगी, क्योंकि जंग लगना भी एक वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया है। आगे की क्लास में पढ़ोगे आप। तो जब ये अभिक्रिया शुरू नहीं होगी तो लोहे के कण एक्टिवेट नहीं होंगे और वो ख़त्म नहीं होंगे। पॉलिश या पुताई करना, तो आप मोटा मोटे इन तीनों चारों का एक ही मतलब है कि आप लोहे की सरफेस पर कोई ऐसी चीज़ कोटेड कर दो जो उपलब्ध है और जो कि लोहे की सतह को या धातु की सतह को अंदर रखे और बाहर के मौसम को बाहर रखे, बीच में एक प्रोटेक्शन फिल्म बन जाती है। मशीनों पर ग्रीस लगाते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जैसे साइकिल में बेरिंग होते हैं, बाइक में बेरिंग होते हैं, तो उन बेरिंग में ग्रीस डाला जाता है, क्योंकि देखो पानी पड़ेगा वो भीगेंगे, भीगेंगे तो उनमें जंग लगेंगे। जंग लगते ही फिर बेरिंग का काम क्या था, मूलतः बेरिंग का काम होता है फ्रिक्शन कम करना, लेकिन अगर जंग लग गया तो फ्रिक्शन बढ़ेगा, इसीलिए उन पर ग्रीस लगाया जाता है ताकि वो ख़राब ना हो और फ्रिक्शन रिड्यूस करते रहें, कम करते रहें। तो मशीनों पर ग्रीस लगाने से भी बाहरी वातावरण के संपर्क में नहीं आता है, पानी अंदर नहीं जाता है और उनकी उम्र बढ़ जाती है। यशद लेपन, ये क्या था, देखो मैंने बताया आपको जस्ता, जस्ते को संस्कृत में कहते थे यशद, और जब किसी भी धातु पर जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है तो फिर उस पर जंग नहीं लगती। जस्ते पे कभी जंग नहीं लगती, तो लोहे पर तो जंग लगेगी, पर लोहे पर अगर जस्ते की परत चढ़ा दो तो उस पर जंग नहीं लगेगी। इसे ही क्या कहते हैं, यशद लेपन। अगला है एनोडीकरण। ये सब टॉपिक मैंने अच्छे से कराए हुए हैं, पुराने वीडियो देखो, बार बार बंदा नहीं करवाएगा, आप आराम से पुराने वीडियो देखो। एनोडीकरण में क्या था कि हमने एल्यूमिनियम के बर्तन लिए थे और उनको एनोड बना करके विद्युत धारा का प्रवाह किया था, और उसकी वजह से क्या हुआ था कि जो जल टूट रहा था तो ऑक्सीजन सारा का सारा एल्यूमिनियम पे जाके चिपक रहा था और उस पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत आ रही थी। इसी प्रकार अगर आप किसी भी धातु के ऊपर पॉलिश चढ़ाना चाहते हैं तो उस धातु को एनोड बना दो और नेगेटिव चार्ज जो पॉलिश उसके ऊपर आके चिपक जाएगी, और इससे उनके ऊपर जो पॉलिश बनेगी उस पर जंग नहीं लगेगा। ये एनोडीकरण है। मिश्र धातुएं बनाना, आज का अपना ये टॉपिक है मुख्य, तो क्योंकि बाकी सारी चीज़ें पहले डिस्कस हो चुकी है, ये टॉपिक पहले डिस्कस नहीं हुआ। मिश्र धातुएं बनाना, मुझे याद है कि एक बार मैंने एग्ज़ाम में दिया था, बताओ मिश्र धातुएं क्या होती हैं। तो एक बच्चे ने जवाब दिया था कि मिस्र नाम का एक देश है, वहाँ पर जो धातुएं पाई जाती है वो मिश्र धातुएं हैं। तो मन तो करता है कि पीट पीट के उसको भूत बना दे, पर नहीं, मारना गलत बात है। उसको प्यार से समझाया गया कि देख बेटा, मिश्र का मतलब होता है मिलाना, मिश्रित करना। तो जब दो या दो से ज़्यादा धातुओं को या अधातुओं को मिला करके कुछ नया बना लो, उसे ही कहते हैं मिश्र धातुएं। तो अब आप समझ गए, आप ये गलती मत करना। बड़े हास्यप्रद बच्चे हैं, बड़े मजाकिया आंसर लिखते हैं। जैसे एक बार एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन लिखा था मैंने कि पुनरुद्भवन किसे कहते हैं, और बच्चे ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। पहले मैं बता दूं पुनरुद्भवन क्या होता है। यदि किसी भी जीव का कोई हिस्सा काट दे, अंग काट दे, जैसे आपने अमीबा को 2 भाग में काट दिया है, पैरामीशियम को 2 भाग में काटा, युगलिना को 2 भागों में काटा, तो वो धीरे धीरे दोनों हिस्से 2 जीव बन जाएंगे, वो मरेगा नहीं। पुनरुद्भवन, दोबारा से जीवित हो जाएगा, ये पुनरुद्भवन था। पर बच्चा क्या लिखता है, यदि किसी भवन को तोड़ करके दोबारा बनाया जाए तो उसको पुनरुद्भवन कहते हैं।
तो हास्य विनोद है, पर बच्चे अपने दिमाग से कुछ न कुछ तो लिखते ही हैं। एक बार मैंने ये वास्तविक घटना बता रहा हूँ, मैं बना के नहीं बता रहा। एक बार एक क्वेश्चन दिया था कि तप्त स्थल किसे कहते हैं, हॉटस्पॉट। पहले आंसर बताता हूँ। जिन जिन जगहों पर जैव विविधताएं ज़्यादा पाई जाती है, ज़्यादा प्राकृतिक जीव और पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उन जगहों को हॉटस्पॉट कहा जाता है और तप्त स्थल इनको हिंदी में कह देते हैं। तो दुनिया में कई संस्थाएं हैं जो उन जगहों को बचाने के लिए प्रयत्न करती है, तो वो नाम लेती भाई हॉटस्पॉट कौन कौन से हैं जहाँ पर जैव विविधता को बचाना है। तो सवाल ये था कि भाई जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या है, तप्त स्थल क्या है। तो बच्चे ने जवाब दिया कि जिन जगहों पर ऋषि मुनि तप करते हैं उसको तप्त स्थल कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो इसलिए उनको हॉटस्पॉट भी कह देते हैं। बच्चे हैं, अपने मनोरंजन भी हो जाता है और साथ में आपका भी हो रहा है। कृपया ध्यान दें, सुनी सुने बातों पे मत जाएं, लॉजिक लगाएं। विज्ञान में तुक्के नहीं चलते, किसी भी विषय में नहीं मारने चाहिए, पर विज्ञान में तो बिल्कुल ही नहीं चलेंगे, लॉजिक के साथ में पढ़ें। आइए, मिश्र धातुएं क्या होती है। जब दो या दो से ज़्यादा धातुओं को या अधातुओं को, एक धातु होनी चाहिए और उसमें धातु मिलाओ चाहे अधातु मिलाओ, अगर मिल करके कुछ नया बन रहा है, जो उत्पाद ऐसा हो जो हटकर हो, कुछ नए गुणधर्म के साथ हो, जिसका संक्षारण ना हो या वो कुचालक बन जाए, तो उसको हम मिश्र धातु कहेंगे। इसका सबसे पहला उदाहरण लेता हूँ मैं, ब्रास यानी कि पीतल। पीतल अपने मारवाड़ के अंदर जब शादी ब्याह होता था तो बेटी का बाप बेटी के दाइजे में लोटा, थाली, कटोरी ये पीतल के डालता था। ये कंपलसरी था, ये एक प्रकार का शगुन और रीति रिवाज होता था। आज भी हमारे परिवार में, हमारे घरों में ऐसे बर्तन मौजूद है जो हमारे माता की तरफ से, हमारे ननिहाल की तरफ से आए हुए हैं। पीतल जो है उस पर कई गाने राजस्थानी संस्कृति में बने हुए हैं। पीतल का बर्तन वज़न में काफ़ी भारी होता है और सोने जैसा चमकता है। कहते हैं ना कि खो जाए तो गम नहीं, सोने से भी कम नहीं, दिखने में सोने जैसा लगता है। अब मज़े की बात देखना, पीतल को बनाया किससे गया, तांबे और जस्ते से। अगर आप 100 ग्राम पीतल बनाना चाहते हो तो 70 भाग इसका लो, 30 भाग इसका लो, इन दोनों को मिलाने से पीतल बन जाएगा। उसके बर्तन वज़न में भी हैवी होंगे, कभी घसते नहीं है, कम नहीं होते और चमक उनकी सुंदर होती है। तो बड़े देने में, उपहार देने में भी सुंदर लगते हैं। सोने जैसी चमक होती है इनकी, ब्रास यानी पीतल। ये मिश्र धातु है। और आपको एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है कि पीतल का निर्माण किन दो धातुओं से होता है। अगला है हमारा कांसा। बिल्कुल, कांसे की भी थाली होती है और कांसा जो है वो दो से बना होता है। वो एक होता है तांबा और दूसरा होता है टिन। इन दोनों को मिला करके बनता है कांसा। तो मुझे ध्यान में है कि गांव में हमारे ऐसे एक मिथ है कि जो कंस का वंश है उस पर बिजली गिरती है। तो कई बार किसी पेड़ पे गिरती है तो कहते हैं उसमें गोइरा था, या जो कैर है उस पे गिर जाती है, कंस का वंश उस पे बिजली गिरती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। बिजली गिरती है क्योंकि वो दो बादलों के आपस में रगड़ लगने की वजह से एक बहुत ही तीव्र विद्युत आवेश पैदा हुआ है, उसको धरती की तरफ आना है। धरती धनात्मक है। अब वो जब आएगी तो उसको जो सबसे पहले मिलेगा उस पर गिर जाएगी। अगर व्यक्ति खड़ा देखेगा तो उस पर गिरेगी, पेड़ है तो पेड़ पे गिरेगी, टावर है तो टावर पे गिरेगी। उस समय हाँ, ये ज़रूर है कि धातु अच्छे चालक होते हैं, इस वजह से धातुओं को पसंद करती है, धातुओं पे गिर जाती है। गाँव में ये माना जाता है कांसे की थाली पर बिजली गिरती है, तो इसका नाम भी कंस के वंश से कांसा रख दिया गया। ब्रॉन्ज यानी कांसा। और हम कहते हैं ओलंपिक में किसी मैच में कि ये क्या है कि स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक। तो जो तीसरा पदक है ना कांस्य का, ये तांबा और टिन से मिलकर बना होता है। ये भी अच्छी खासी धातु है, चमक है इसके अंदर और ये कुचालक है, करंट नहीं दौड़ता है इसके अंदर। अगला सोल्डरिंग वायर। ये क्या होता है? देखो प्यारे बच्चों, आपने कभी गौर किया होगा किसी रेडियो, टेप या टीवी को रिपेयर करने की दुकान में अगर आप गए हो तो वहाँ पे एक भाई साहब एक पेन जैसा कुछ लिए बैठे रहते हैं और एक चांदी का तार ऐसे टच करते हैं, वो पिघल जाता है। फिर दो तारों को आपस में बांध करके उस पर टच करते हैं। 1-2 सेकंड बाद वो सूख जाता है और वो दोनों तार आपस में जुड़ जाते हैं। उसे कहते हैं शोल्डरिंग करना, दो तारों को जोड़ना। आपके अगर घर में कोई भी स्पीकर या पुराना बिजली का उपकरण है तो आप उसको तोड़ के, ऐसे तोड़ना नहीं कहीं मेरा नाम लगा दोगे कि भाई सर ने कहा था तोड़ो तो आपने तोड़ दिया ना।
कोई ख़राब उपकरण मिल जाता है तो वैज्ञानिक होने की पहली प्रवृत्ति यही तो है, उसको खोलो, देखो उसमें क्या है। अगर कोई ख़राब चीज़ है तो कृपया बिजली का ध्यान रखना, ऐसा ना हो तार लगा हुआ है आप उसको टेस्ट लेके खोलने लग जाओ, झटका खा लोगे तो मेरे को भी डांट पड़ोगे। तो सोल्डर वायर जो है वो सीसा और टिन से मिलकर बना होता है। इन दोनों की खास बात यह है कि इनका मिलाने के बाद इनका गलनांक बहुत कम हो जाता है, यानी कि वो 70 डिग्री के आसपास अगर वो है वो टच करते हुए उस पर पिघल जाते हैं, और जैसे वो दूसरी तार पे छोड़ते हैं कुछ देर में वो हार्ड हो जाते हैं, गलनांक कम हो जाता है। वरना तो आपको पता है धातुओं के गलनांक बहुत ज़्यादा है, इतनी जल्दी धातुएं पिघलती नहीं है, लेकिन इन दोनों को मिलाने के बाद में इनका गलनांक क्या हो गया है, बहुत कम हो गया है। और यही प्रॉपर्टी हम लोग काम ले रहे हैं दो धातुओं को जोड़ने के लिए। स्टील स्टेनलेस स्टील के बर्तन हम सभी के घरों में हैं, थालियाँ, कटोरियाँ, गिलासें चमचमाती हुई है। वो स्टील बनाने के लिए लोहा और कार्बन को आपस में मिलाया जाता है, इससे चमक आ जाती है, लोहे में जंग नहीं लगती है। इसके अलावा सोने के जो आभूषण होते हैं ना, शुद्ध सोने के आभूषण कहलाते हैं 24 कैरेट। ये शुद्धता का मापक है, वज़न का नहीं है, ठीक है ना। तो 1 ग्राम सोना है और अगर एकदम शुद्ध है, उसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं है, तो उसे कहते हैं 24 कैरेट सोना। परंतु वो इतना ज़्यादा सॉफ्ट और नरम होता है कि आप उसके गहने नहीं बना सकते। वो रगड़ लगने से छिजत भी होती है, ख़त्म भी होता है, और साथ में सॉफ्ट होता है। वो थोड़ी सी ताकत लगा दो तो मुड़ जाएगा, गोल हो जाएगा। तो फिर सोने को गहने बनाने के लिए थोड़ा मजबूत बनाना पड़ता है, हार्ड बनाना पड़ता है, और हार्ड बनाने के लिए उसके अंदर तांबा, जस्ता या चांदी जैसी धातुएं मिलाई जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, शुद्ध सोने के तो गहने बनते नहीं हैं। तो जैसे मान लीजिए कि 24 ग्राम का गहना बनाना है, तो उस 24 में से 22 ग्राम सोना लेंगे और 2 ग्राम हमने उसमें तांबा या चांदी मिला देनी है। तो इस तरीके से आपका 91% का तो सोना रह जाएगा, 10% आपकी मिलावट हो गई। वो दोनों मिलाने की वजह से ही सोना मजबूत बनता है, वरना सोना गहने नहीं बन पाते उसके। तो प्यारे बच्चों, एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, सोने की शुद्धता का मापक क्या है? कैरेट, 24 कैरेट, ठीक है। और गहने बनते हैं 22 कैरेट के भी बनते हैं, 18 कैरेट के भी बनते हैं साहब, और नकली होता तो 14 कैरेट के भी बन जाते हैं। पर नहीं, ऐसा ठीक नहीं है। इसीलिए सरकार ने हॉलमार्क की व्यवस्था की है। बनाने वाले उत्पादक को पहले ये डिक्लेयर करना पड़ेगा कि ये इतने कैरेट का सोना है, और जब वापस आएगा तो मैं उसको इतनी प्राइस दूंगा, ये खरी बात है। तो आज का मेरा ये टॉपिक पूरा हुआ। बड़ा आसान सा वीडियो था, मैंने कहा ना, हल्की फुल्की बातों के साथ मैंने इसको पूरा किया है। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। प्यारे बच्चों, आपकी अगर कक्षा 10 के बच्चे हैं तो आप उनको ये मेरी वीडियो का लिंक दें, उनको कहो कि मैं रोज़ एक छोटा वीडियो अपलोड करता हूँ, उसको देखें, सीखें और इसी तरीके से जीवन में आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद।